हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे ऑनलाइन जो मनी ऐप गेम हैं उन सब पर बैन लग गया है और क्या सज़ा का प्रावधान है, डिटेल बात करेंगे क्योंकि हर युवा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है, क्या बदला है वो चर्चा करेंगे क्योंकि एक अभियान सा चल गया था। पेटा के समर्थन में बहुत सारे लोग अभियान चला रहे थे। भारत का जो समुद्री मत्स्य उत्पादन है, मछली का उत्पादन है समुद्री, वो कितना हो गया है। जो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है उसको लेकर बहुत चर्चा है अभी, और बहुत सारे वाहन मालिक यानी कार के मालिक जो हैं, जो पेट्रोल से कार चलाते हैं, उन लोगों का कहना है कि उनके माइलेज कम हो गया है और उसके जो पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर चर्चा करेंगे और क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान है, ये सब चर्चा। यूपी के एक जगह का नाम बदल दिया गया है, परशुरामपुरी कर दिया गया है। मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना किस राज्य ने शुरू की है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे खुदरा महंगाई दर, थोक महंगाई दर, ये सब कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। तो इसमें वास्तविक रकम यानी रियल मनी वाले जो गेम्स ऐप है उसके संचालकों पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। आंसर क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों, यानी उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर दोबारा किया या बार बार किया तो 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये प्रावधान कर दिया गया है इस विधेयक के द्वारा, ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आपके तमाम जो ऐप हैं, द हिंदू में भी देख रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में भी देख रहे हैं। जो ड्रीम 11 MPL वगैरह वगैरह जो ऐप थे जिसमें पैसा लगाओ और कमाओ की जो ख्वाब दिखाए जाते थे, उससे क्या होता था, उससे जो युवा है ना उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। युवा लोग जो हैं अपने जो टारगेट है, पढ़ाई का टारगेट है, उन सब से अलग होकर और इसी सब गेम में पैसे लगाओ और कमाओ के चक्कर में लगे हुए थे, ठीक है। और उनके मन में यही होता था। और ये जो गेम ऐप वाले क्या करते थे, ये गेम ऐप वाले ये ख्वाब दिखाते थे कि देखो इसने 1 करोड़ रुपए जीत गया, ये फलाना युवा था उसने 5 करोड़ जीत लिए। एक को दिखाओ और करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, ये वाली स्थिति थी। और ये नतीजा है कि मामला गृह मंत्रालय के पास गया, ओके, क्योंकि ये इस सब से हिंसा, क्राइम, ये सब ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। क्योंकि क्या है, युवा क्या कर रहा है कि उसके पास पैसे तो है नहीं। मैं ऐसे जानने वाले लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चों ने इन सब में पैसे लगाए, सट्टेबाजी में, और उसके बाद अभी उन लोगों का घर भी दांव पर लगा हुआ है कि जिनसे कर्ज ले लिया और वो घर पे कब्जा करने वाले हैं। तो यहाँ तक की स्थिति आ रही है। तो फिर क्या हुआ ना कि सरकार पर ये मामला गया, सरकार के पास, और ख़ास तौर पर गृह मंत्रालय के पास, अमित शाह जिनके मंत्री हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये इस कानून के बारे में चर्चा हुई पिछले 6-8 महीने से, और उसके बाद नतीजा ये है कि ये कानून जो है ना वो बना दिया गया है। और कानून का नाम क्या है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ये बिल का नाम है। और यही संसद में पास हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून बन जाएगा, ठीक है। तो लॉ हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। तो इसको क्यों बनाया गया है, इसको इसलिए सरकार ने ये कहा है कि इसको हम ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में, इसको गेमिंग क्षेत्र को हम स्ट्रक्चर्ड करना चाह रहे हैं, सुरक्षित करना चाह रहे हैं और इनोवेटिव बनाना चाह रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि ई स्पोर्ट्स जो है ना वो बढ़े, वो एजुकेशनल सेक्टर में, सोशल सेक्टर में गेमिंग को बढ़ावा दिया जाए। और जोखिमपूर्ण यानी जो मनी गेम्स है, रियल मनी गेम्स है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, इन सब को प्रतिबंधित किया जाए, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स जितने हैं उसको वैध चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और ये सब जो है, जो सट्टाबाजी है, ये सब को बंद कर दिया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक खेलों के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ये है। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी की गई, ई स्पोर्ट्स जिसमें कौशल आधारित प्रतिस्पर्धा, डिजिटल खेल, पेशेवर स्तर पर जो खेला जाता है वो हो गया। इसमें रुपए का मामला नहीं है, रुपए लगाने का मामला नहीं है, ठीक है। फिर सामाजिक ऑनलाइन खेल, मनोरंजन के लिए खेला जाता है जिसमें मौद्रिक यानी कोई भी रकम का इनाम की बात नहीं होती है।
और तीसरी जो बात रखी गई है, तीसरी कैटेगरी ऑनलाइन मनी गेम्स है। ऐसे खेल जिसमें दांव या जमा राशि के बदले आर्थिक लाभ का वादा किया जाता है, तो इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ साथ क्या होगा, अभी आने वाले वक्त में एक अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा, यानी प्राधिकरण का, और वो नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी या कमीशन हो सकता है। तो ये जो प्राधिकरण है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि नीतिगत जो कोऑर्डिनेशन है, निगरानी है, ये सब चीज़ों का रखने का काम करेगा। वैसे सरकार जब ये अथॉरिटी का गठन करेगी तब और डिटेल इसके बारे में आएगी बातें। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या प्रावधान है उसमें, खास तौर पर जो प्रावधान रखे गए हैं कि ऑनलाइन रियल मनी जो गेम है, जैसे जुए, ठीक है, चांस या चांस पर आधारित कि आप जीत सकते हो पैसे, रुपए, इतने करोड़, इतने लाख या इतने हज़ार रुपए, तो उन सब पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, और इसको सपोर्ट करने वाले जितने भी बैंकिंग संस्थान हैं उन सब पर भी ये कठोर कार्रवाई होगी। उनको भी अनुमति देना जो है ना वो कठिन कर दिया जाएगा, और कड़ी से कड़ी सज़ा की बात की गई है। जैसे मैंने क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि रियल मनी गेम्स ऑनलाइन अगर कोई संचालन करता है ऐप का, या फिर कोई सुविधा भी प्रदान करता है, तो फिर 3 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर वो विज्ञापन दे रहा है और जो चला रहा है विज्ञापन, तो उसको 2 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये सरकार का कदम है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, तो जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ड्रीम 11 है, MPL है, माई 11 सर्कल है, ये सब क्या है, रियल मनी प्लेटफॉर्म है, इन सब पर बड़ा संकट आएगा। ये तो कंपनियां या तो बंद हो जाएंगी या फिर इनको अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो है ना उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कैसे बदलाव करना पड़ेगा, जैसे ये कहेगा कि आप जो है वो ऐप में जब आप गेम खेलते हो तो उस समय आप ये टी-शर्ट ले सकते हो, तो उसके लिए इतने चार्ज लेंगे। आप अपने बैट का जो है वो स्टाइल बदल सकते हो, तो उसके लिए चार्ज लेंगे। इस तरह की चीज़ें, इससे क्या होगा कि वो फ़ायदा जो खेल रहा है उसको वित्तीय फ़ायदा नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर ये बात है। ओके, और जो गेमिंग उद्योग है उसका अनुमानित जो वैल्यू है लगभग भारत का 2 लाख करोड़ रुपए है, और इससे टैक्स भी प्राप्त होता है सरकार को करीब 21 से 31 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, दूसरा अगर हम ये तो नकारात्मक पहलू देख लिया हम लोगों ने, ये भी लिखने को हो सकता है आपके एग्जामिनेशन। अब सकारात्मक पहलू देखते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा, युवा और परिवार जो है ना वो इन गेम ऐप के चक्कर में फाइनेंशियल और मानसिक जोखिम के चक्कर में पड़ रहा है। बहुत सारे युवा जो है ना जब बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं इन ऐप के चक्कर में फाइनेंशियल तौर पर, क्योंकि वो कहीं से पैसे लेकर, चोरी करके या कर्ज लेकर, उधार लेकर वो पैसे लगा देते हैं और हारते हैं, और नतीजा क्या होता है, बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जिसमें सुसाइड तक के मामले देखने को मिले हैं। तो इन सब से रोकने के लिए, इन सब से बचाने के लिए जो मानसिक तौर पर जोखिम है, युवा जो अभी बड़ा ही हुआ है और उसको अभी सामाजिक बहुत सारे जो चीज़ें हैं, तनाव है, उन सब से जूझना है, अभी आगे आने, नौकरी करनी है, उसको आगे बढ़ना है, लेकिन अभी जो ये जो तनाव है उससे कैसे बचाया जाए, तो ये सब सुरक्षा होगी, सामाजिक सुरक्षा होगी, धोखाधड़ी जैसे जो समस्याएं हैं उसमें कमी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार का है जो सरकार ने उठाया है, और संसद से ये बिल पास कर दिया गया है, और अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून बन जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन मतलब मछली का जो उत्पादन समुद्र से जो होता है, वो वर्ष 2023-24 में 8.9% बढ़कर कितना हो गया है, तो 44.95 लाख टन हो गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2020-21 में ये 34.78 लाख टन था, 2023-24 में ये 44.95 लाख टन हो गया है। औसत जो वृद्धि है वो 8.9% है। और ये आंकड़ा कहाँ से आया है, ये डेटा कहाँ से आया है, तो अभी जो मानसून सत्र चल रहा था कल तक जो था, उसमें संसद में जो राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि भारत का जो समुद्री मत्स्य उत्पादन है, मछली का उत्पादन है, फिशरीज का जो उत्पादन है, वो लगातार बढ़ रहा है और ये एक अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने वर्ष
2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 20%, 20%। ठीक है, तो इस पेट्रोल को E20 के नाम से जाना जाता है, जो आपने चर्चा में सुना होगा और अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इस पर तमाम जो लोग हैं ना, वो उस पर तनाव में हैं कि इथेनॉल से क्या जो है वो दिक्कतें होने वाली हैं। इथेनॉल हम 20% मिला रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी डिबेट चल रहा है अभी। ठीक है, बेसिक बातें पहले कहते हैं। 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। पहले ये लक्ष्य 2030 का रखा हुआ था, लेकिन बाद में इसको घटाकर 2025-26 कर दिया गया था, जो कि 2025 में ही हमने लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस पेट्रोल को किस नाम से जाना जाता है? तो E20 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सरकार इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने और तेल आयात में कटौती की दिशा में एक बड़ा बदलाव ये मानती है। ठीक है, क्या होता है इथेनॉल? इथेनॉल या फिर कहें एथिल अल्कोहल एक जैव ईंधन है और ये बायोमास जो होता है ना, जो वनस्पति का अपशिष्ट है, उससे बनता है। जबकि सामान्य जो पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है वो एक तरह का, और जो लाखों वर्षों से दबे हुए कार्बनिक पदार्थ के जीवाश्म अवशेषों से बनता है। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आर्थिक प्रभाव ये हुआ है कि इसने 1.36 ट्रिलियन रुपए की जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने में मदद की है। अभी 20% पेट्रोल में आप जो पेट्रोल खरीदते हैं अपने बाइक के लिए, अपने कार के लिए, तो उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया हुआ है, सरकार ने ही मिक्स करवा दिया है। ठीक है, तो फ़ायदा ये हुआ है कि उससे इतना जो हम उतना उस 20% के लिए जो पेट्रोल लाते हैं हम विदेश से, या जो हम क्रूड ऑयल लाते हैं उसको प्रोसेसिंग करके पेट्रोल बनाते हैं, तो अब हम 20% जो इथेनॉल मिला दिया हमने भारत में ही बना हुआ, उससे हमें 1.36 ट्रिलियन रुपए का फ़ायदा हुआ है। बाकी बिलियन डॉलर में ये देखेंगे आप। ओके, और पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत बेहतरीन हुआ है। 2014 से अब तक एथेनॉल मिश्रण से भारत को लगभग 700 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। कितना? 700 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है 2014 से अभी तक। ठीक है, और इससे पेरिस जलवायु जो समझौते थे, लक्ष्य थे, उसको प्राप्त करने में जो है ना वो सहायता मिली है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पर होगा, सवाल क्या, एक और पॉइंट मैं बता दूँ E20 को लेकर। अभी हाल ही में जो पेट्रोलियम मंत्री है ना, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये बयान भी जारी किया है मीडिया में कि देश अब चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इथेनॉल और ज़्यादा मिलाएगा। अभी तो 20% मिलाया जा रहा है, जिसको नाम रखा गया है E20। ठीक है, अब ये E25 होगा, E27 होगा, फिर E30 की ओर बढ़ेगा। मतलब कि पेट्रोल में 30% तक एथेनॉल मिलाने की बात जो है ना वो सरकार सोच चुकी है और आगे आने वाले वक्त में ये करेगी। ओके, तो ये जो शामिल हुआ, इससे फ़ायदा भी है और थोड़ा कृषि को लेकर, उसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है। ठीक है, फ़ायदा ये है कि इससे किसानों को जो वेस्ट अनाज है, बेकार अनाज है, उससे इथेनॉल बनाने में फ़ायदा हुआ है। तो जो क्षतिग्रस्त जैसे गन्ना है, गुड़ है, मक्का है, जो ख़राब हो रहे हैं फसल, तो उन सब को जो है वो बायोमास के ज़रिए इथेनॉल बना लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसका कई प्रभाव और देखने को मिल रहा है, जो कि आप इस न्यूज़ में जो चिंता है वो आप देख सकते हैं द हिंदू के न्यूज़ में। ठीक है, इंजन पर E20 ईंधन का प्रभाव का हालांकि कोई आधिकारिक डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता यानी जो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं वो सोशल मीडिया पर अपने वाहन के बारे में बताते हैं कि माइलेज कम हो रहा है। ये सब किससे जारी करते हैं? ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं कार के। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन सब चिंताओं को काफ़ी हद तक निराधार बताया है। मतलब सरकार का ये कहना है कि ये सब बातें बकवास हैं, E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, एक और मैं बात बताऊं कि इथेनॉल जो है ना वो कृषि उपज से ज़्यादा अब इस्तेमाल हो रहा है। गन्ना, इसके अलावा मक्का जैसी जो फसलें हैं, उन सब का उपयोग काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ा है।
और सरकारी अनुमान है कि 2025 में भारत को अपनी E20 यानी जो इथेनॉल 20% जो है ना पेट्रोल में, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। कितना? 10 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। और 2050 तक ये है कि 20 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता बढ़ेगी। फिलहाल भारत में लगभग 40% जो एथेनॉल का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? वो गन्ने से किया जाता है। और उसमें अब जो है ना वो चावल से भी बनाया जा रहा है। तो FCI ने 2025 में एथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल जो है ना आवंटन को मंजूरी दी थी, ताकि उससे जो है वो एथेनॉल बन सके। ठीक है, तो इसको लेकर ना कुछ चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। कृषि विशेषज्ञ हैं देवेंद्र शर्मा, उनका ये कहना है कि इस नीति से कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर 250 मिलियन लोग भूखे रहते हैं, तो और सरकार को मुफ्त में अनाज बांटना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो ऐसे में भोजन का उपयोग कारों को चलाने के लिए, एथेनॉल के लिए कैसे किया जा सकता है, एक चिंता जताई गई है। ठीक है, और जो बेंगलुरु स्थित एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज यानी CSTEP, तो उसके अनुसार नीति आयोग ने निर्धारित किया हुआ है कि 50-50 अनुपात में इथेनॉल की मांग पूरा किया जाए, और 2030 तक मक्का की खेती के अंतर्गत जो है ना वो बड़े पैमाने पर वो उपज करनी होगी, ताकि हम जो है वो उससे एथेनॉल बड़ी मात्रा में बना सकें। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है सकारात्मक भी प्रभाव है, नकारात्मक भी प्रभाव है। तो PDF में मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में ये सब कुछ दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर अभी बम्पर छूट चल रही है आज़ादी उत्सव को लेकर, 15 अगस्त को लेकर, तो आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में करंट फोर्स का बेसिक मेंबरशिप है, ISPCS मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में है, जो अब कुछ ही दिनों में ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं अगले 1 साल तक, और उसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिलते हैं, PDF, टेस्ट, वीडियो, ये सब कुछ मिलता है। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार ढंग से होती है करंट फोर्स की। ओके, और BPSC का भी बैच चल रहा है, 72nd BPSC का, वो भी देख सकते हैं। और 71st BPSC जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके PYQ की तैयारी कराई जाए, क्लासेस हो रहे हैं शार्प लर्निंग ऑफिशियल YouTube चैनल पर। ओके, तो देख सकते हैं आप। तो अभी ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप जो है ना वो गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है, जिसका NOC केंद्र सरकार ने UP सरकार को दे दिया है? इसका आंसर होगा जलालाबाद नगर, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। शाहजहांपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, और उसी का एक कस्बा कह लीजिए, कस्बे से थोड़ा सा ऊपर नगर टाइप का ही है, तो जलालाबाद नगर, तो उसका नाम अब परशुरामपुरी करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी गृह मंत्रालय ने दे दी है। और इस जगह को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के तौर पर माना जाता है, और बहुत लंबे समय से ये डिमांड की जा रही थी। तो इसको लेकर जलालाबाद नगर पालिका परिषद ने भी ये प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को 2018 में, फिर 2023 में, बाद में फिर राज्य सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया। फिर NOC के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था, और फिर अब केंद्र सरकार ने भी NOC दे दिया है। NOC देना क्यों है? क्योंकि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मैप है, उन सब में बदलाव करना पड़ता है, तो उसके लिए। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की, जिन्हें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये श्रमश्री, क्या है, श्रमश्री, PM श्री नहीं, श्रमश्री योजना की जो ना वो शुरुआत कर दी है, लॉन्च कर दिया है।
उनका ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में निशाना बनाया गया है भाषा को लेकर और क्षेत्र को लेकर, और लगभग 10,000 लोग राज्य में वापस लौटे हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें देखने को मिली है, गुड़गांव से देखने को मिली है। जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं अजीत अंजुम, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में भी दिखाया था यूट्यूब पे ही कि किस तरीके से गुड़गांव में से तमाम लोगों को वहाँ से उनसे नागरिकता के सबूत मांगे गए थे। उसके बाद फिर इतना परेशान किया गया कि उन लोगों को छोड़ के फिर जाना पड़ गया। ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट थे तो दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको लौटना पड़ेगा। ऐसा ही हाल जो है ना वो पश्चिम बंगाल के करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को हुआ है पश्चिम बंगाल के। तो भाषाई आधार पर इनका कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है, तो उनके लिए, इन मजदूरों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, इनको इसके तहत फ़ायदा दिया जाएगा। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये सहायता हर महीने दी जाएगी और 1 साल तक ये दी जाएगी लगातार, और उनको सीधे बैंक खाते में डाला जाएगा। लौटे हुए मजदूर को जॉब कार्ड दिए जाएंगे, और मतलब कि ये सिर्फ लौटे हुए मजदूर को ही दिया जाएगा। और स्वरोजगार के लिए भी सरकारी गारंटी वाले लोन दिए जाएंगे। ये फैसला किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 8 साल में सबसे कम रही तो कितनी रही? आंकड़ा बताइए। तो इसका आंकड़ा है 1.55%। ठीक है, 1.55%। तो ये देख रहे हैं आप न्यूज़ कि 8 साल का लोएस्ट पॉइंट ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले जून में कितना था, कितनी थी खुदरा महंगाई दर? तो 2.1% थी। ओके, खुदरा महंगाई दर कैसे तय होती है? तो वो तय होती है जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI कहते हैं, उसके जरिए तय होती है। और उसमें खाद्य महंगाई यानी फूड आइटम का, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है। और एक ग्राहक के तौर पर आप जो सामान खरीदते हैं ना रिटेल मार्केट से, तो उसमें क्या बदला हुआ है पिछले साल की तुलना में, तो वो देखने को मिलता है। तो सरकार का कहना यह है कि चूँकि फूड आइटम में बहुत रेट में कमी आई है पिछले साल की तुलना में इस वक्त की, तो इसलिए इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। और ये पिछले कुछ वक्त का आप देख रहे हैं। ठीक है, और अभी कितना है, यह यहाँ पर ये जो है ना वो लोएस्ट पर आ गया है 1.55% पर। ठीक है, इन्फ्लेशन गिर के डाउन हो गया। ओके, और ये जो इन्फ्लेशन है ना, RBI ने कितना तय किया हुआ है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जो है ना वो RBI के अनुसार 4% होना चाहिए। ठीक है, और 2% की ज़्यादा और कम का मतलब गुंजाइश रखी गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि RBI के अनुसार 2 से 4% के बीच में महंगाई दर होनी चाहिए। लेकिन अभी कितना है? 1.55%। ठीक है, यानी 2% से कम है। ओके, हालांकि ये महंगाई दर सरकार के इस आंकड़े में तो कम दिख रही है, लेकिन आम लोगों को ज़रूर महंगाई दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की थोक महंगाई दर जुलाई 2025 में कितनी थी? तो -0.58%। ये माइनस में थोक महंगाई दर चली गई है। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। जून में ये महंगाई दर थी 0.13%, -0.13% था। तो लगातार दूसरे महीने ये नकारात्मक क्षेत्र में है, नकारात्मक है। और इसकी वजह फिर से यही बताई गई, खाद्य पदार्थों में कमी रेट में, और खनिज तेलों, कच्चे तेल जो है, प्राकृतिक गैस है, इन सब में जो कमी आई है उसको बताया गया है। और हालांकि मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में कीमतों में वृद्धि की बात कही गई है। अब सवाल ये होगा कि थोक महंगाई दर जो है ना वो, इसका डेटा कौन जारी करता है? पहले जो प्रश्न लिया था मैंने, इससे पहले क्या था? रिटेल वाला, खुदरा महंगाई दर। ठीक है, खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है एक बार वो भी समझ लें, मैंने शायद नहीं बताया ना। खुदरा महंगाई जो है दर जो है ना वो जारी कौन करता है? और वो जारी करता है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल हो कि थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? ठीक है, थोक महंगाई दर, ये तो खुदरा वाला मैंने बता दिया,
NSO जारी करता है। थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? ये जारी करता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, सवाल एकदम ध्यान रखना। खुदरा महंगाई दर जारी करता है NSO, और जो थोक महंगाई दर है वो DPIIT जारी करता है। ठीक है, तो ये थोक महंगाई दर है, मतलब कि जो आप जहाँ से सामान खरीदते हैं ना रिटेल दुकान से, तो रिटेलर जो है ना वो जो जहाँ से खरीदता है उसको कितने में मिलता है, वो हो गया वो थोक महंगाई दर। अगला क्वेश्चन होगा, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। इसी दिन 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था, और ये दिन उनको श्रद्धांजलि देने, सद्भावना के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब? 21 अगस्त को, 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। ठीक है, और अब मुद्दा है ये कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, जो आप न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 22 अगस्त को एक फैसला सुनाया, और उसमें ये कहा कि जो 11 अगस्त का इससे पहले जो फैसला दिया गया था ना, उसमें कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, पिछला जो 11 अगस्त को जो आदेश जारी किया गया था उस पर लोग जो है आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। तो पिछले आदेश में ये कहा गया था कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ से आवारा जो कुत्ते हैं उसको उठा लेना चाहिए, और फिर उसको उस जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक कैंप बनाया जाए, वहाँ पर कुत्तों को रखा जाए। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि इससे जो बच्चों को दिक्कत हो रही है, रेबीज की बीमारियाँ फैल रही हैं। लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है ना वो 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को जो पकड़ा जाएगा उसके बाद उसकी नसबंदी की जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा, और फिर उसी जगह पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जिनमें रेबीज संक्रमण है या जो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कुत्तों को जो है ना वो उसी जगह पर छोड़ा जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए ये जो है नया आदेश जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग को फिर से ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और शार्प लर्निंग ऐप पर अभी छूट चल रही है तो फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ओके, बाय।